अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मंसूब एक बयान गुज़श्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर चल रहा है और इस हवाले से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों या अपोजिशन की जमातों से, उनका एक मौक़िफ़, उनका एक रद्द-ए-अमल इस हवाले से सामने आ रहा है। जिसमें इस बयान में क्या कहा गया, इस बयान में गवर्नर सिंध से जब सवाल किया गया नए सूबों से मुताल्लिक मुल्क में नए सूबे इंतज़ामी सतह पर बनाने चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि नए सूबों को इंतज़ामी तौर पर अगर कोई नए सूबे बनते हैं उनकी तश्कील में कोई हर्ज नहीं है। और इस बयान में उन्होंने सूबा सिंध को भी शामिल किया और उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का भी कहा, उन्होंने कहा कि लिसानी बुनियादों पर सूबों की तश्कील नहीं होनी चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर अगर सूबों की ज़रूरत है तो वो बनाए जाने चाहिए। गवर्नर सिंध ने इस इंटरव्यू में एक्चुअली क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस मौजू पे आगे गुफ्तगू करेंगे। ज़रा चलाइएगा गवर्नर सिंध के उस शॉट ज़रा प्लीज़। और मामला ये है कि देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात होती है, पीटीआई खुद हामी है, सूबों की बात करती रही है, साउथ पंजाब की भी बात करती रहती है। तो सूबे क्या पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड नहीं बनने चाहिए? और क्या जब सिंध के अंदर ये बात होती है कि भाई पंजाब में अगर सूबे बन सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं बनने चाहिए? आपका अपना क्या मौक़िफ़ है इस मामले में? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर, सूबों के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। नए सूबों के ऊपर मुल्क की ज़रूरत है। पंजाब से शुरू कर लें, बलूचिस्तान आ जाएं, KPK आ जाएं या सिंध आ जाएं, लेकिन इसमें आप कंसेंसस जरूर बिल्ड करें लोगों को। ये तो एक आम आदमी की एक अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है ना। मैं कहता हूँ बनने चाहिए, आप कहते नहीं बनने चाहिए, तो इसमें इसका फैसला कैसे होगा? जो मौजूद कौमें हैं उसमें डिबेट होती है, उसमें हमारे ये नहीं हो सकता कि इस मौजूद पे मैं बात ही नहीं करना चाहता, बस जो मैंने कह दिया तो ये बस ऐसे ही है। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन कोई लॉजिकल डिबेट होना, आप आबादी की बुनियाद पे, जोग्राफिया की बुनियाद पे, किसी बुनियाद पे तो बनाएंगे, लेकिन ये लसानी बुनियाद पे नहीं हो सकता। ठीक, ये ऐसे नहीं हो सकता कि जी ये महाजिर सूबा होगा और ये सिंधी सूबा होगा, ये नहीं हो सकता। इसमें तो आप मजीद डिवाइड करते चले जाएंगे नेशन को। ये तो नेशन बिल्डिंग का तरीका और होता है। आपकी जाती राय में पूरे मुल्क में सूबे बनने चाहिए, तो सिंध में भी अगर उसी फार्मूले पे अगर सूबे बने तो कोई हर्ज की बात तो नहीं है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मैंने आपसे अर्ज किया, पूरे मुल्क में बशमूल सिंध हमें सूबों की जरूरत है और इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातचीत भी होनी चाहिए। रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों आता है कि जी खून की नदियां बह जाएंगी और यूं नहीं होगा और फलाने? यहाँ तो डिबेट पे लोग तैयार ही नहीं है। अब ये अगर आप सेक्रेट काव बना लेते हैं एक चीज़ को कि हम इसके ऊपर तो बात ही नहीं कर सकते, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में या बंद गली में आप चले जाते हैं कि फिर वहाँ पे डू और डाई वाला मामला हो जाता है कि एक तरफ एक खड़े होकर हम जान दे देंगे, दूसरी तरफ दूसरे खड़े के हम जान दे देंगे। जान देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पाकिस्तान को डिवाइड नहीं कर रहा, कोई सिंध को डिवाइड नहीं कर रहा, कोई पंजाब डिवाइड नहीं हो रहा सूबे बनने से, कोई KPK डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बलूचिस्तान को। बज़ाहिर इस बयान में गवर्नर सिंध ने जो बयान दिया, जो उनसे सवाल किया गया, उसका उन्होंने जो जवाब दिया, इसमें कोई हर्ज बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। अगर किसी कोई मुतनाज़ा मामला है, कोई तनाज़ा है और उसको डिबेट के ज़रिए उसको हल किया जा सकता है, उस पर बातचीत तो की ही जा सकती है। प्रोज़ एंड कॉन्स हर बात के होते हैं। अगर उस पर अगर कोई बातचीत कर ली जाए तो उसमें गालिबन कोई हर्ज नहीं है। जैसे गवर्नर साहब ने ख़ुद भी फरमाया कि मुतनाज़ा मामलात में बातचीत के ज़रिए डिबेट की जाती है महज़ब माशरों में, और हम ये दावा करते हैं कि हम एक महज़ब माशरा हैं। मगर सवाल फिर एक और भी उठता है, और वो सवाल ये है कि एक ऐसे मौके पर जब मुल्क एक मुआशी बहरान का शिकार है और इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है मुल्क को, तो ऐसी इस संजीदा और बज़ाहिर कोई संजीदा तहरीक भी इस किस्म की सूबा सिंध में नज़र नहीं आती सूबा बनाने की। अलावा इसके कि गुज़श्ता दिनों जब MQM ने एक जलसा किया तो उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो इस हवाले से कुछ करना चाहेंगे, लेकिन वो भी अभी मामला ऐलान की हद तक ही महदूद है। तो फिर इस हवाले से इस तरह का सवाल किया जाना या इसका जवाब दिया जाना, ये तय करना ज़रूरी है कि ये गलती कहाँ है, किसकी है। क्या एंकर का सवाल जब उन्होंने किया, एंकर ने सवाल, तो ऑब्वियसली उसका जवाब गवर्नर ने देना था और उन्होंने दिया। अपनी दानिश में जो मुनासिब जवाब था वो उन्होंने वही दिया। और बज़ाहिर जो अभी शॉर्ट हमने सुना उसमें वो कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात उन्होंने की भी नहीं। उन्होंने पूरे मुल्क के सूबों की बात की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंध में भी एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर कोई काम इस तरह हो सकता है कंसेंसस के साथ, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। और कंसेंसस का जब लफ्ज़ यूज़ हो गया तो फिर उसके बाद एतराज़ की गुंजाइश
गालिबन बनती नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान हैं उनकी तरफ से भी गवर्नर सिंध के इस बयान पर एतराज़ किया गया। अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो एतराज़ किया ही गया, लेकिन अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान जो सूबाई असम्बली हैं उन्होंने भी इस पे एतराज़ किया है। इस हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तज्ज़ियाकारों की जो उमूमी राय है वो यही है कि जो बयानात जिनकी बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं होती वो दे दिए जाते हैं, और बर वक्त अगर वो बयान न दिए जाएँ उस वक्त जिसकी उस वक्त ज़रूरत कहीं नहीं थी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से उस तरह की मुश्किलात अभी तक क्रिएट नहीं की गई जैसी अमूमन अपोजिशन जमातें हुकूमती जमातों के लिए क्रिएट कर देती हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में गवर्नर सिंध एक 1-on-1 इंटरव्यू में शरीक थे, उसमें एंकर ने उनसे एक सवाल किया और उसका उन्होंने अपनी दानिश में यकीनी तौर पर ये मुनासिब जवाब ही दिया होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। इनसे जान लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या और ये इस वक्त क्या ज़रूरत थी इसकी। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता हूँ कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने जो बयान दिया एक इंटरव्यू में सिंध के हवाले से और ओवरऑल पूरे मुल्क में नए सूबों के हवाले से, ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है या गवर्नर सिंध का अपना ज़ाती बयान है? देखिए, आज गवर्नर सिंध ने फिर एक इंटरव्यू दिया है तफसीली सियाको सबाक के हवाले से एक सिंधी चैनल को, वो अभी इस वक्त ऑन एयर है। उसमें उन्होंने तफसील से बयान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कभी भी ये नहीं रहा कि सिंध में तकसीम होनी चाहिए, इसलिए हम पंजाब में, चूँकि वहाँ के मुकामी लोग, उनकी डिमांड है कि सूबा बनना चाहिए तो इसलिए होना चाहिए। खैर, केपी में जब हज़ारा सूबा बना था तो वहाँ के जो लोग थे मुकामी, उनकी अपनी डिमांड थी तो बिल्कुल बनना चाहिए। सिंध में इसमें चूँकि पूरी सिंध इसको नहीं चाहता है, लाजिम किसी तरफ से आवाज़ आती है शहरी को एक मखसूस जमात की जानिब से, लेकिन सिंध की डिमांड नहीं है। इसलिए आज उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ना ये पार्टी पॉलिसी है। लाजिम बात यह है कि उसमें डिस्कशन में, सवाल के जवाब में एक जब बात आई, लेकिन आज उन्होंने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी, उसका कोई सूबों सिंध में सूबे की वो हिमायत नहीं करती है, सिंध की तकसीम की हिमायत नहीं करती है। और मैं भी पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के किसी प्लान का हिस्सा नहीं है कि सिंध में कोई तकसीम फ़िलहाल उसकी ज़रूरत है, इसलिए कि ये सिंध के लोगों की मेजॉरिटी की डिमांड ये नहीं है। और इस किस्म के फ़ैसले जब तक उस मुकामी मेजॉरिटी, मुकामी अक्सरियत, मुकामी लोग, मुकामी आबादी, मुकामी जो उस सूबे के रहने वाले जब तक कोई डिमांड ना करे, जब तक ये, तो इसलिए पंजाब का इशू डिफरेंट है, केपी में हज़ारे का इशू डिफरेंट था, सिंध का इशू डिफरेंट है। अली शेख साहब, अब आपने बात की शहरी जमात की, मैं नाम ले देता हूँ, MQM की बात यकीनन आप कर रहे होंगे। MQM ने अभी जो जलसा किया, जी, MQM ने जो जलसा किया उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर नए सूबे की बात की और वो सूबे का नाम भी साउथ सिंध का सूबा रखना चाहते हैं, जो उन्होंने वहाँ अपने जलसे में ऐलान किया। जनूबी सूबे सिंध का नाम वो ले रहे हैं। तो आप वफाक में और सूबे में MQM के इत्तेहादी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमाते हैं कि अगला इलेक्शन शायद MQM और PTI मिलकर लड़े। ऐसी सूरत में फिर गवर्नर सिंध का बयान इस पस मंज़र में आ जाता है तो फिर कन्फ्यूजन तो पैदा होगी। जो दीगर लोग हैं वो तो कन्फ्यूजन उनके जहनों में पैदा तो होगी। देखिए जी, एक तो अर्ज़ करूँ कि MQM वो जमात है जिससे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते आए हैं
और कराची का मैंडेट जो हमें मिला है, शहरी मैंडेट, वो एमक्यूएम से ही छीना है हमने। और उसके बाद बाई इलेक्शन में भी एमक्यूएम से लड़े हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भी हमारे एमक्यूएम आमने सामने लड़ेंगे, और अगली दफ़ा हमारी ख्वाहिश होगी कि दीगर सीटें जो रह गई हैं वो भी तहरीक इंसाफ लेकर आ जाए। तो इत्तेहादी होना अलग बात होती है, उनके अपने नज़रियात हैं, हमारे अपने नज़रियात हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। और बात यह है कि ये दोनों पार्टीज़, मतलब लाजिम बात है कि हमने तो इनके पास कोई शहरी कार्ड खेलना चाहता है, कोई दही कार्ड खेलना चाहता है, या सीएम साहब ने पिछले दिनों असेंबली में कहा था कौन से इनकी तकसीम है, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, ये फोरम नहीं होते हैं। यहाँ लोग जो अब सिर्फ इनके पास बेचने को, पीपल्स पार्टी की अगर बात करूँ तो उनके पास बेचने को सिर्फ यही रह गया है कि सिंध कार्ड, लेकिन पाकिस्तान कार्ड खेलना पड़ेगा। अब वक्त पाकिस्तान कार्ड खेलने की है, पूरी कौम को इकट्ठा करने की है। एमक्यूएम लाजिम बात है इस नारे के ऊपर वो समझती है कि शायद वो दोबारा कराची वालों को इकट्ठा कर ले, अर्बन सिंध को इकट्ठा कर ले, लेकिन ये नारा बिकता नहीं है, चूँकि इससे नफरत फैलती है। इससे लिसानी बुनियादों पे किसी सूबे की डिमांड करना मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ये सूबा अफोर्ड कर सकता है। और हम तो जोड़ने के लिए आए हैं ना जी, बाकी जो उनका डिमांड है वो पार्टी है, उनको हक है अपनी बात रखने का। और हमारी इत्तेहाद कोई उनके नज़रियात से तो नहीं हुआ ना, हमारा तो उनके जो मेंबरान है हमारे इत्तेहादी पार्टी में हमारे साथ हैं, और वो नून के भी इत्तेहादी भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे हैं। जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो ऐसे ही इत्तेहाद होते, दुनिया भर में ऐसे ही इत्तेहाद होते हैं कि इत्तेहाद होता है, गवर्नमेंट कोलिशन होती है। ये नहीं होता कि वो हमारी नज़रियात में शामिल हो गए, हम उनके नज़रियात को कर लिया। ठीक है, 2 मिनिस्ट्रीज़ वो हमारी लेकर चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को तहत उनको चलना पड़ेगा एज कैबिनेट मेंबर। लेकिन जमात आपने देखिए, इत्तेहादी होते हुए भी हम आमने सामने इलेक्शन लड़े हैं, गवर्नमेंट में इत्तेहादी थे हम, लेकिन फिर भी हमने कराची में इलेक्शन आमने सामने लड़े हैं, 3 इलेक्शन लड़े हैं, बाई इलेक्शन। वो इत्तेहादी अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह है। अच्छा हलीमा दिल शेख साहब, अब बात यह है कि गवर्नर सिंध ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में कोई काबिल एतराज़ बात बज़ाहिर नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि कंसेंसस के साथ होना चाहिए जो भी हो, और अगर कोई कंट्रोवर्शियल मामलात हैं, कोई मुतनाज़ मामलात हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, बात करके उसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। महज़ब माशरों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह की बात होती है तो उस इंटरव्यू में भी यही बात हुई कि जी मरने मारने की बातें शुरू हो जाती हैं। किसी भी मामले पे बात करने में तो आप समझते हैं कोई हर्ज नहीं है अगर इस पर बात ही की जाए? देखिए, हर शख्स को बात करने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो इसको मैं ऐसे ही समझता हूँ कि गवर्नर सिंध का आज भी जो उन्होंने बात की, वो कहते हैं इंतज़ामी सतह पर वसाइल की तकसीम होनी चाहिए। इंतज़ामी, और हम भी कहते हैं कि इंतज़ामी सतह पर मतलब जब एनएफसी आता है सूबे में तो उसका पीएफसी भी होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए। ये ना हो कि अपनी मतलब की जगह को जहाँ से जिस ज़िले से कमीशन अच्छा मिल रहा हो ठेकेदारों की तरफ से, वहाँ डेवलपमेंट का पैसा ज़्यादा दे दें, जहाँ ना मिल रहा हो, जहाँ आपको वोटर हो वहाँ ज़्यादा दे दें। तो एनएफसी अवार्ड पर यकीन रखने वाले, एनएफसी अवार्ड पर शोर मचाने वाले पीएफसी क्यों नहीं देते? 10 साल में पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्यों नहीं वसाइल की तकसीम इन्होंने एक अच्छे अंदाज में की, मुनसिफाना अंदाज में की? जब वसाइल की तकसीम मुनसिफाना नहीं होती फिर इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम समझ सकते हैं कि सिंध की तकसीम की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान जिस पोजीशन में है वहाँ मुल्क दुश्मन ताकतें वैसे ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के चक्कर में लगी होती हैं। और जब तक जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो अगर उस कोई चीज़ को नहीं मानते हैं, मैं समझता हूँ कि उस डिमांड में वज़न नहीं हुआ करता। जहाँ की मकामी आबादी अगर उनकी कोई डिमांड नहीं है तो हम उसको नहीं, मेजॉरिटी को देखा जाता है। अगर मेजर मेजॉरिटी कोई डिमांड आती है तो उसको बंदा और तरीके से देख सकता है। तो गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू था, आपको देखिए इंटरव्यू सवाल कोई नहीं देखता, जवाब आ जाता है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाजिम बात है उस पैराए में मैं कोई जवाब दे सकता हूं। तो ये बात का बतंगड़ बन गया है। लेकिन आज उन्होंने बड़े आसानी से, बड़े तफसील से, सैर-हासिल अंदाज में उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चूँकि सिंध के लोगों की डिमांड नहीं है इसलिए हम सूबे की तकसीम नहीं चाहते। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपने इत्तेहादी जामात से भी कहा है कि देखिए ये हमारा प्लान नहीं है, ये हमारा मंशूर नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। तो बराए करम आपकी ज़ात रखिए अपने ज़ात तक, हमें इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए।
अच्छा, हलीमा आदिल शेख साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया और ये हमारी सियासी तारीख का एक अलमिया है कि किसी भी बात पर अगर इख्तलाफ राय हो जाए तो जैसे अगर मुझसे खुदा न खास्ता कोई इख्तलाफ राय रखे तो मैं फौरी तौर पर दूसरे को गद्दार करार दे दूं, तो ये गद्दारी वाला मामला जो है, जो अब सूबों की अगर कोई भी XYZ कोई भी शख्स जो सूबे सिंध में रहता है और वो सूबे में इंतज़ामी यूनिट बनाने की कोई बात भी करता है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बात करता है, तो उसको गद्दार तो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। दलाइल की बुनियाद पे आप किसी दूसरे को कायल तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पीपल पार्टी ढोंग रचा रही है। वो चाहती है कि हमारी नज़र उन एड्स ज़दा बच्चों से हट जाए। वो चाहती है कि लाड़काना, जिसको जो कि भुट्टो के वोटर हैं वहाँ, शहीद भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, उनको एड्स लगा दी गई। 350 बच्चे और बड़े एड्स में मुब्तला कर दिए गए। सिंध को इन्होंने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, वो तो नहीं दे सके। आज सिंध में भूख है, अफलास है, पीने का पानी ठीक नहीं है, लेकिन सिंध को रोटी, कपड़ा, मकान ना दिया, सिंध को एड्स लगा दी इन्होंने। एड्स ज़दा सिंध कर दिया। हमें एड्स ज़दा सिंध नहीं चाहिए था। अब चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, इसलिए मैं समझता हूँ सिंध में कोई खुदा ना खास्ता, और आप ठीक कह रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम बात कर सकते हैं, उस पर गद्दारी का स्टैंप लगा देना अच्छी बात नहीं है। और बेचारे हमारे सिंध के मासूम लोग हैं, सादे लोग हैं, उनको ये इसी तरीके से चीज़ों से वो, लेकिन अब पूछते हैं इनसे कि आपने क्या किया है। आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 957 बिलियन रुपीज़ की करप्शन की है इन्होंने, और चले सब कुछ पे तो कर दी, ज़कात में भी करप्शन की है। ज़कात का पैसा इन्होंने खाया है, पानी का पैसा इन्होंने खाया है, गंदम, जिसमें सादे अल्फाज में जिससे रोटी पकती है, घर में रोटी खाते हैं लोग, खाना खाते हैं, गंदम की 40 लाख बोरियां इन्होंने चोरी कर दी हैं। माजरत के साथ मैं आपसे क्या कहूँ कि जो अगर हवा इनके हाथ में नहीं थी, नहीं हवा के ऊपर भी कोई ऐसा सिस्टम बनाते कि वो भी अनवर मजीद की बिल से निकल के हवा कहीं जा रही होती, उसके ऊपर भी कमीशन ले रहे होते। आज सिंध के उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा सिंध को। ये सिंध को कमजोर कर रहे हैं, ये खुद सिंध को कमजोर कर रहे हैं। जब आम सिंधी कमजोर हो जाएगा, दूध की रोटी नहीं होगी। एड्स फैला दी गई, इसलिए फैला दी गई, उसकी लॉजिक है मेरे पास। जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होगा, सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं होगी, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, 2 बजे के बाद डिस्पेंसरीज बंद हो जाएंगी, उससे पहले भी वहाँ डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, तो लोग क्या करेंगे? मरता क्या ना करता, वो कोएक्स के पास जाएगा, कोएक्स उनको एक सिरिंज से 10 लोगों का इलाज करेगा। लाजिम बात है, तो एड्स फैलेगी। अगर ये सब कुछ सरकारी अस्पताल चल रहे होते, दवाइयाँ मिल रही होती, इलाज हो रहा होता, तो ये लोग कोएक्स के पास ना जाते, जाली डॉक्टरों के पास ना जाते, गलत सिरिंज इस्तेमाल ना होती। जब इनके 6-6 अरब रुपए के इनके झूठे इश्तहारों के इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं नैब के अंदर, शर्जील मेमन के, अगर ये अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन चलाते, मीडिया को इश्तहारात देते, लोगों को बताते कि एड्स के अंदर क्या बीमारी है, किस तरीके से बीमारी फैलती है, हजाम ने क्या करना है, डॉक्टर ने क्या करना है, आपने क्या करना है, तो उसके बाद ये कुछ ना होता। सिंध में एड्स कंट्रोल सेंटर दवाइयां फेडरल दे रहा है इनको, किट्स इनको फेडरल दे रहा है, इनको तमाम बड़े टेस्ट फेडरल करा के दे रहा है, उसके बावजूद ये कमरे नहीं दे सकते, ट्रीटमेंट सेंटर नहीं दे सकते। सिविल अस्पताल के अंदर इन्होंने पूरे सिंध का ट्रीटमेंट सेंटर एक गोदाम है, एक स्टोर रूम में 3 डॉक्टर 4 लोग स्टाफ उठाए हुए वहां, मतलब नाअहल हुकूमत। आज देखिए ना, एड्स से बड़ी बुराई क्या होगी, और वो लगाई भी किसको है? लड़काना वालों को। क्या कह सकता हूँ आपसे? अच्छा, हलीमा आदिल शेख साहब, पीपल्स पार्टी, क्या आप ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि डिलीवरेंस का मामला है, नॉन डिलीवरेंस है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की सिंध में 11वां साल है उनको हुकूमत करते हुए, तो उनका शायद अंदरूने सिंध होल्ड कमज़ोर हुआ है, जो पॉलिटिकल फुटिंग्स हैं वो वीक हुई हैं उनकी, इस वजह से वो इस एक इशू को, नॉन इशू को इशू बनाकर वापस गेन करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल स्टैंड। अल्टीमेटली सिंध कार्ड खेलकर वो दोबारा आना चाहिए। मतलब कोई तुक थी, मुराद अली शाह साहब ने रात को 12 बजे कह दिया जो सिंध की तकसीम में जाते हैं खड़े हो जाओ। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जाओ सिंध के लोगों को तो बचाओ, पहले सिंध के लोगों की जाने तो बचाओ। ड्रामा 957 बिलियन ऑडिटर जनरल कह रहा है करप्शन, उसके अलावा JIT की अलग करप्शन है, फालूदे वाले की अलग है, रक्षा वाले की अलग है, एयान अली की अलग है, वो सारी अलग है, अनवर मजीद की अलग है, जो पेपर्स में है। हलीमा आदिल नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे। बात ये सिर्फ चाहते हैं कि इनकी करप्शन का जिक्र ना हो, ये चाहते हैं कि बस
अब लोगों को उलझाए रखे हैं। अरे सिंध नहीं टूट रहा, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हो रहा। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बात बिलावल साहब भी कहते हैं कि फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा, अल्लाह माफ़ करे 71 नहीं है, आपके नाना हुकूमत में नहीं है, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है, ये दलेर लीडर का पाकिस्तान है, ये मोहब्ब वतन लीडर का पाकिस्तान है। बातें करना छोड़ दो। कभी कहते हो कि मोदी के जहाज़ इसलिए लोगों को हाइड आउट में कर दिया कि मोदी के जहाज़ आके चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तुम्हारे अब्बा जान की हुकूमत नहीं है कि मोदी के जहाज़ है, वो उसामा बिन लादेन के जहाज़ है, वापस चले जाएं। ये इमरान खान की हुकूमत है। बात है वक्त तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है, इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है, इसलिए नॉन इश्यूज़ के ऊपर वो आगे ड्रामा करते हैं। अरे भाई, इमरान इस्माइल के बयान में नहीं था ऐसा कुछ। अगर उनके कुछ अल्फाज इधर उधर हुए, वापस भी ले लिए उन्होंने, उसको क्लैरिफाई कर दिया। उसको ड्रामा बना के एक लोगों को जब नॉन इश्यूज में धकेल रहे हैं, लोग पूछते हैं लोग इनसे कि हमारी दवाइयाँ कहाँ खा गए, हमारी किताबें क्यों खा गए, हमारी ज़कात के पैसे क्यों खा गए, हमारे आरओ प्लांट्स के पैसे क्यों खा गए, हमारे रोड के पैसे क्यों खा गए, हमारे कचरा उठाने के पैसे क्यों खा गए, हमारी गटर लाइनों के पैसे क्यों खा गए। लोग सवाल पूछते हैं इनसे और जवाब इनको देना पड़ेगा। सिंध में बैड गवर्नेंस होती है अलग चीज, सिंध में क्रिमिनल गवर्नेंस है, क्रिमिनल गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस तो इनके लिए हल्की चीज रह गई कलामी है। आपकी होती है। आप ये फरमा रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है। देखा जाए तो मुसलसल अगर एक ही जमात तीसरा टेन्योर उनका स्टार्ट हो गया, 11वां साल है, तो कहीं ना कहीं कुछ नज़र आना चाहिए था। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज़ का तसलसल होता है जो कहीं भी डेवलपमेंट का बायस बनता है। जो बज़ाहिर सिंध में और स्पेशली जो अंदरूनी सिंध, जो रूरल सिंध का एरिया है, उधर वहाँ पर नज़र नहीं आता। इवन कराची के अंदर भी बहुत सारी लोगों को शिकायत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो सिंध को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली बात है, उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर वो नॉन डिलीवरेंस है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही? इस वजह से जिन लोगों के भी, जिस सेक्शन ऑफ पब्लिक के अंदर भी इस किस्म के सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह इनकी नॉन डिलीवरेंस है। तो अल्टीमेटली देखिए, जब हमने ये कहा ना कि वसाइल की तकसीम मुनसिफाना जब नहीं होती तो लोग ये बातें करते हैं। अच्छा, लोग समझते हैं जो बेचारे, चूंकि ट्रैवल नहीं, हमारे कराची वाले भाई भी ज़्यादा नहीं जाते, मैं तो चूंकि सिंध में हर जगह जाता हूँ, वो समझते हैं कि पता नहीं 117 अरब जो है, 117 बिलियन रुपीज़ लाड़काना में खर्च हो। समझते हो कि पता नहीं लाड़काना तो पेरिस बन गया होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लाड़काना में भी कुछ नहीं हुआ है। लाड़काना का 77% लोग गटर का पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड पानी पीते हैं। तो बात यह है कि वो लोग समझते हैं कि शायद लाड़काना को 117 अरब रुपए चले गए, शायद ज्यादती होगी। तो बात यह है वो 117 अरब भी इसलिए चले गए, लाड़काना से कमीशन लेना आसान थी इनके लिए। बात यह है कि लोग एक है तो सही ना, महरूमी तो है ना, कि आज मेरा हल्का कराची के मज़ाफ़ात में है, पीपल पार्टी से मैं सीट जीता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे हल्के के लोग बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। वहाँ पूरा गटरिस्तान बना हुआ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, चूँकि सारे 18वीं तरमीम आ गई, सारे इनके पास है, वाटर बोर्ड का पैसा इनके पास है, तो मैं हमारे कराची के मज़ाफ़ात के हल्कों में भी तबाह हाली है। मतलब ये गलती है, लोग समझते हैं कि शायद कराची से उठा के, हैदराबाद से उठा के फंड्स कहीं अंदरूनी सिंध चले गए और वहाँ डेवलपमेंट होगी। नो 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 नो, फंड्स वहाँ गए और वो खा गए। ये जो उनका तीसरा टेन्योर है, ये कोई डिलीवरेंस पे नहीं है, गवर्नेंस पे नहीं है, ये है पैसों पर। ये हर दफ़ा आते रहे, मजबूत होते रहे। जो शख्स पहले 2 करोड़ का इलेक्शन लड़ता था, अगला इलेक्शन उसने लड़ा, मतलब 2008 का लड़ा इलेक्शन 2 करोड़ से, 2013 का इलेक्शन लड़ा उसने 4 करोड़ से, 2018 का इलेक्शन लड़ा उसने 6, 7, 8 करोड़ से। मतलब 3, 4, 5 हज़ार के वोट खरीदे इन्होंने और उस वडेरे को ख़रीद लिया, उस इलाके के पोलिंग स्टेशन वाले को ख़रीद लिया। ये अभी तक जो इलेक्शन और बहुत सारी मशीनरी को ख़रीद लिया, प्रिजाइडिंग अफसर को ख़रीद लिया। ये पैसों के बल पे इलेक्शन लड़ते आए हैं, पैसों के वोट ख़रीद के लड़ते आए हैं, डिलीवरीज के ऊपर ये वोट नहीं खड़े हैं। और लाजिम बात है, अब अवेयरनेस आ चुकी है। आदिल शेख से रब्ता हमारा शायद है, कुछ ज़रा चेक कर लें। अब गुफ्तगू कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब से गवर्नर सिंध के बयान के हवाले से। जी हलीम आदिल शेख साहब, बात मुकम्मल कीजिएगा अपनी। आप जी, मैं कह रहा था कि सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी जो गवर्नर सिंध के बयान को लेकर उन्होंने शोर मचाया, गवर्नर सिंध ने बयान नहीं दिया। गवर्नर सिंध ने आज भी ये कहा है कि मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध में पैदा हुआ हूँ, सिंध के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ताल्लुक़ है, रिश्ता है। जब सिंध की मेजॉरिटी नहीं चाहती तो
कैसे हम सिंध की तकसीम की बात कर सकते हैं? हमारा सेंटिमेंट पूरे सिंध के साथ है। लाजिमी बात है, कराची शहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि शिकारपुर वाले की दिल की आवाज़ हमारे नज़दीक ना आती हो। कराची में रहने का मतलब नहीं है कि लड़काना की आवाज़ हम तक ना आती हो। कराची का मतलब नहीं है कि नवाब शाह की आवाज़ हम तक ना आती हो। गवर्नर सिंध पूरे सिंध के गवर्नर हैं, और वो एक बयान है, छोटी सी बात थी, इसको पहले मैंने आपको एक शेर में मिसाल दे दी थी, अब मैं सलीस उर्दू में देता हूँ कि जी, वो कहते हैं ना कि कुत्ता कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। भाई कान देखा नहीं, कान लगा हुआ अपनी जगह और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ो। भाई ऐसा नहीं होता है। देखो तो सही बात क्या हुई है, लेकिन ये खुद उसका ड्रामा बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर सिंह के बयान में कुछ ऐसा नहीं है। सेनेट में ले गए, मौलाना बख्श चांडियो चढ़ गए, वो कौन है, शीरीन साहब वो चढ़ गए। मतलब ड्रामा, काम करो ना, सेनेट में जाके बात करते। मैं कहता हूँ सेनेट में जवाब देना चाहिए था, लाड़काना को एड्स क्यों लग गया, लाड़काना को एड्स किसने लगा दिया, लाड़काना में आपने किस अंदाज से आप क्यों सोते रहे। और बताऊं आपको, आपके ज़रिए मैं मैसेज दूं कि आज से 3 महीने पहले सिंध असम्बली में, पास में सिंध असम्बली के इजलास में मैंने रेजोल्यूशन दी थी। उस रेजोल्यूशन में मैंने कहा था कि सिंध में एड्स फैल रही है, रोका जाए। रद्द कर दी इन्होंने, चूंकि इनका किस में फैल रहा है इनको तो नहीं लग रहा ना, लग रहा है गरीबों को, इन्होंने रद्द कर दी। और इनके एक अफसर ने, इनके एड्स कंट्रोल के सिंध के सरबराह ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जी हलीमा आदिल शेख एक पागल और जाहिल एमपीए है, वो देखो वो एड्स की बातें कर रहे हैं, एड्स तो है ही नहीं। और आज 3 महीने बाद इनको दिखा दिया इन्होंने। मैं बात करता हूँ कि सिंध के हुक्मरानों का सिंध के अवाम से ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई वास्ता, कुछ भी तो नहीं रहा। अच्छा हलीमा आदिल शेख साहब, अब मामला ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि सिंध में नॉन डिलीवरेंस है, बिल्कुल नज़र भी आती है। तहरीके इंसाफ देही सिंध में उस तरह जगह क्यों नहीं बना पाई जिस तरह पंजाब में आपने मुस्लिम लीग नून से उनका वो छीन लिया ग्राउंड, उनको शिकस्त दी, वहाँ पे पंजाब में एक अच्छी तादाद में आपको कामयाबी मिली। बट सिंध में अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2 इंतखाबात में, ये तीसरा इंतखाब हुआ 2018 का, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे कायम है, उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये फरमा रहे हैं कि डिलीवरी नहीं है, और बज़ाहिर नज़र भी ऐसा ही आता है, मीडिया की आंख से अगर देखें तो डिलीवरी नहीं है। गो के पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने सेहत के शोबे में सिंध में बहुत काम किया है NICVD के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है आपकी नज़र में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमात पीपल्स पार्टी को उस तरह टफ टाइम नहीं दे पाई देही सिंध में? NICVD की आपने भी बात की, तो मैं कहता हूँ ज़रा NICVD से 2 कदम वापस आके उसके सामने NICH में भी चले जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, उसमें भी चले जाइए, ज़रा दीगर अस्पतालों में भी चले जाइए, मैं बता रहा हूँ सिंध के हॉस्पिटल्स में भी चले जाइए। NICVD अकेले से कुछ नहीं होता। कल इतना बड़ा जुल्म हुआ है इनका, डॉक्टर्स फोरम का, डॉक्टर फोरम का एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कल अस्पताल में एक बच्ची को पहले इन्होंने इंजेक्शन लगा के ज्यादती करके मार दिया, और कल हॉस्पिटल में एक और बच्ची के साथ इन्होंने ज्यादती की कोशिश की, और उसके लिए भी हमने बड़े अरसे पहले आवाज़ उठाई थी। बात यह है कि मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे, इनका बिल्कुल नॉन डिलीवरेंस है, इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं दी। हमसे गलती हुई, हमने इत्तेहाद कर लिया और हमने अपनी सारी सीट्स मेजॉरिटी GDA को दे दी। अगर ये GDA के साथी PTI के निशान पे लड़ते, अगर यही साथी GDA वाले हमारे दोस्त अगर तहरीक इंसाफ के बल्ले पे लड़ते, मैं समझता हूँ आज रिजल्ट डिफरेंट होता। आज 15-20 सीटें हमारी और होती कि वो जो सिंध के नौजवान का वोट है, पढ़े लिखे बच्चे का वोट है, बच्ची का वोट है, मिडिल क्लास के दरमियाने तबके के नौकरी पेशा बंदे का, पढ़े लिखे बंदे का वोट था, वो हमें मिल जाता। गलती हो गई, इंसान से होती है, पार्टी से होती है। हमने अलाइंस किया GDA से, और GDA की वजह से, GDA अगर अलाइंस भी हो जाता, GDA अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आ जाती, शायद सिंध का सिनेरियो तब्दील हो चुका होता। लेकिन इंशाल्लाह अब आइंदा जो भी इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती हो या अगले, तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान पे इंशाल्लाह मैदान में आएगी पूरे सिंध में, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को उठा के बाहर फेंक देगी। तो क्या आप GDA को पाकिस्तान, GDA के जो अरकान हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दे रहे हैं, या आपकी डिमांड ये है कि दोनों मिल के एक इंतखाबी निशान के नीचे इलेक्शन लड़े? देखिए GDA हमारे इत्तेहादी है, GDA वाले हमारे अपने हैं, GDA वालों से हम बड़ी अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि आइए हमारे साथ हम एक हो जाते हैं और एक बुराई से सिंध को निजात दिलाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आएँ, हमारे साथ आ जाएं, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे कि सिंध में भी तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े, ताकि इनका तीर का फारिग कर दे यहाँ से। ठीक है। अच्छा हलीमा आदिल शेख साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल,
आप अपने उसके मुताबिक आप जवाब दे दीजिएगा इसका कि दुनिया भर में ज़रूरत के मुताबिक सूबे बनाए जाते हैं। हम भारत की मिसालें देते हैं कि जब आज़ादी हुई थी तो कितने सूबे थे और आज उन्होंने कितने बहुत सूबे बना लिए हैं। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में नए अजला बनाने जा रही है ताकि डिलीवरेंस बेहतर हो, जो उन्होंने कहा है। अब सियासी मकासद भले से चाहे कुछ और ही हो। अगर पूरे मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं या सूबे तश्कील दिए जाएं, तो क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर बात होगी? इसको एक डिबेट के ज़रिए बातचीत करके इसको अमल दरामद इस काम पे करना चाहिए? देखिए, हर सूबे की डायनेमिक्स अलग है, हर सूबे की सियासी सूरत अलग है, हर सूबे के अवाम का सेंटीमेंट अलग है। सिंध के अवाम जब नहीं चाहते तो हम नहीं बना सकते। सिंध के अवाम नहीं चाहती है ना, सिंध की मेजॉरिटी नहीं चाहती है। हम सिंध के अवाम की मर्जी के खिलाफ हम कोई काम कर ही नहीं सकते। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाबी बोली जाती है, सिंध में तो पंजाबी नहीं बोलेंगे। बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है, पंजाब में बलोची तो नहीं बोली जाएगी। इंडिया में गाय हलाल नहीं होती, यहाँ गाय खाई जाती है। मतलब ये तो नहीं इंडिया में क्या हो रहा है होता रहे, लंदन में क्या हो रहा है होता रहे। हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, अपने सूबे की बात करेंगे, अपने शहरों की बात करेंगे। हमें किसी से गर्ज नहीं है, हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना। और कोई भी ऐसी मूव जिसमें खुदा ना खास्ता एक पूरे बहसियत कौम कोई तफरका पड़ता हो, कोई आपस में दूरियां होती हो, हम ऐसा कोई काम नहीं चाहते, हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक अभी उस दौर से गुजर रहा है कि हमें अभी आगे जाना है, चीज़ें बहुत सारी सेटल करनी है। ये मरीज पाकिस्तान हमें मिला था जो उन्होंने कर्जों में घिरा हुआ पाकिस्तान दिया था, बहुत बुरे हाल में दिया था। अब उसको ऑपरेशन के जरिए इलाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह दौड़ता हुआ पाकिस्तान कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। इस दौरान हम सलीज अल्फाज में कहूँगा, हमको पंगा ऐसा नहीं लेना चाहते कि हम डायरेक्शन हमारी तब्दील हो जाए कहीं। अच्छा हलीम अली शेख साहब, बस एक आपने जवाब नहीं दिया, मैं उसको इजाफा दोबारा से आपसे कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। कराची में जो पीपल्स पार्टी अजला बना रही है, अब आपकी इत्तेहादी जमात, क्योंकि आपके पास भी अब कराची का मैंडेट है और ज़्यादा बड़ा मैंडेट आपकी जमात के पास है, तो जो नए अजला बनाने का प्लान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? कराची में जो नए अजला बनाने का प्लान बना रहे हैं, देखिए जी, वो प्लान सामने आ जाए, हम देखेंगे। अगर आप मशावरत करेंगे अपने इलाकाई पार्टी के रहनुमाओं से और आवाम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे और ख़ुद हम बैठेंगे, अगर हमें समझ में आए तो सपोर्ट करेंगे, नहीं आए तो उस पर एहतजाज करेंगे। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ तफसीलन गवर्नर सिंध का जो बयान आया, उस पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ और उस पर अपोजिशन जमात और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती जमात है ऑब्वियसली, उनकी तरफ से एतराज़ात किए गए, बयानात आए। उसके बाद आज हमने हलीम आदिल शेख साहब से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ख़ुद भी ये बता दिया कि गवर्नर सिंध ने आज एक और इंटरव्यू में उसको क्लेरिफाई भी किया है और हमने जो शॉट चलाया उसके अंदर भी बज़ाहिर कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई। हमने दावत दी थी इम्तियाज़ शेख साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को, कि वो इस मौजू पे हमसे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हों, लेकिन इस वक्त उनका टेलीफोन बंद है, इसलिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से नहीं ले सके। अगर वो अभी भी मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा फोरम ओपन है, वो अगले किसी प्रोग्राम में आके इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान को IMF से 3 साल के अरसे के लिए 6 अरब और 40 करोड़ डॉलर कर्ज मिल जाएगा और उसके बाद जो शराइत हैं वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से, ये अभी तक इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इतलात ये है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं मुज़ाकरात के हवाले से और कब इनका बाकायदा ऐलान किया जाएगा, शाहिद कुरैशी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। शाहिद, मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, उसका बाज़ाब्ता ऐलान कब तक किया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज पर जो मुज़ाकरात हैं वो तो
वो तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक हतमी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान को 3 साल की मुद्दत के लिए कर्ज जो है वो फराहम किया जाएगा। मुआहदा जो है वो IMF हेडक्वार्टर से हतमी मंजूरी के मराइल में है और पाकिस्तान को 7.5 अरब डॉलर का जो है वो कर्ज मिलेगा। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो IMF की कड़ी से कड़ी जो शराइत थी उनको भी मंजूर किया गया है। बिजली गैस की जो कीमतें बढ़ाने के हवाले से IMF की शर्त थी उसे भी मंजूर किया गया है। इसके अलावा जो शरह सूद है वो 11% तक किए जाने का इम्कान है। तो अभी तक जो है वो हेड ऑफिस में है ये मुज़ाकरात, वहाँ पर उन्होंने जो अपना मुसवदा है वो भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से कोई मंजूरी होगी उसके बाद जो है वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि वो मुश्तरका जो एलामिया है वो जारी करेंगे जिसमें तमाम जो तफसीलात हैं वो दर्ज होंगी। अच्छा, शायद आपने बताया 5.7 बिलियन डॉलर आपने बताए? नहीं, 7.5 अरब डॉलर। 7.5 अरब, ओके। जी। क्योंकि 6 अरब 40 करोड़ के हवाले से इतलात आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बेहतर, अब पाकिस्तान बेहतर बेल आउट पैकेज, बेहतर मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। बट शराइत जो है उसमें तनख्वाहदार तबके के लिए क्या है, उस जो उन पे जो टैक्स स्लैब जो है वो कम किया गया है? जी बिल्कुल, देखेंगे ज़राए का ये कहना है कि पहले तो 4 लाख रुपए जो सालाना आमदन है उस पर टैक्स का कहा गया था, लेकिन क्योंकि हुकूमत की जानिब से 4 लाख रुपए जो टैक्स है वो क्योंकि इंतहाई कम रकम आमदन वाले लोग होते हैं उन पर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 6 लाख रुपए तक ये सुनने में आ रहा है कि 6 लाख रुपए तक जो आमदन है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी और इसके अलावा जो GST की शरह है वो भी 18% तक की जाएगी। क्योंकि दूसरी जानब देखा जाए तो ये जो मुज़ाकरात हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज से आ रहा है कि ये IMF to IMF मुज़ाकरात हैं, क्योंकि एक तो जो मुशीर खजाना है वो भी IMF के हैं, उसके अलावा बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया है वो भी IMF से ही है। ठीक है शाहिद कुरैशी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट्स हमें दे रहे थे और कुछ नज़र आ रहा है कि IMF के साथ पाकिस्तान बेहतर पैकेज पे जा रहा है, बट शराइत कुछ सख्त हैं। हमारे साथ आबिद सुलेरी मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनसे जान लेते हैं। आबिद सुलेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आबिद सुलेरी साहब, 7.5 अरब डॉलर का मुआहदा होने जा रहा है, हतमी मुज़ाकरात कंप्लीट हो गए हैं, बस उसका बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी रह गया है। लेकिन जो शराइत हैं IMF ने रखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान उन कंडीशंस को मानने के अलावा पाकिस्तान के पास गालिबन कोई चारा नहीं था। आप क्या समझते हैं कि इससे वाकईतन जो महंगाई का तूफान आएगा वो आम आदमी किस तरह बर्दाश्त कर पाएगा? जी पहली चीज तो ये है कि जी अभी जो मुज़ाकरात है वो जारी है और गालिबन ये कल और परसों भी जारी रहेंगे। आज भी तक जो इस वक्त तक की सूरत हाल है 11:15 बजे तक की, अभी तक मुज़ाकरात जो है वो खत्म नहीं हुए हैं और ये कल चलेंगे। और ये इस बात की गमाजी है कि वो जो एक परसेप्शन बना था कि शायद बाकी रजा साहब की वजह से या फिर शेख साहब की वजह से IMF की हुकूमत पाकिस्तान में आ गई, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो आज शाम को ये मुज़ाकरात खत्म होके और इसका एलामिया जो है वो जारी हो चुका होता। तो यकीनी तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं के रजा साहब भी और शेख और बाकी टीम भी वो कोशिश कर रहे होंगे एक बेटर डील नेगोशिएट करने की। दूसरा ये है कि ये शायद 7 बिलियन से ऊपर का नहीं, ये मेरी क्लास के मुताबिक तकरीबन $6.5 बिलियन तक का पैकेज जो है वो ये होना चाहिए। इसके नतीजे में यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन में कुछ इजाफा होगा और गालिबन इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है उसके मुज़ाकरात इन्हीं चीज़ों पे कर रही है कि जो उसका पेस है और जो सीक्वेंस है रिफॉर्म्स का, ये सारी चीजें पहले 6 माह में कर ली जाए। हुकूमत चाहेगी कि इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता बेतदरीज अगले 3 साल में किया जाए और उसकी पेसिंग और सीक्वेंसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसी पे बातचीत जो अच्छा आबिद सुलेरी साहब, अगर मैं सही तौर पर समझ पाया हूं तो मामलात किसी हद तक तय पा चुके हैं। अब जो निगोशिएशंस हो रही हैं वो उन कंडीशंस की एप्लीकेशंस पे है। IMF गालिबन ये चाह रहा है कि इब्तदाई दिनों में ही अप्लाई कर दिए जाएं वो कंडीशंस, और पाकिस्तान हुकूमत ये चाह रही है कि ग्रेजुअली उसको 3 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता किया जाए ताकि आम आदमी पे बोझ कम पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो
क्योंकि अगर फ्रंट लोड ये सारी चीजें कर दी तो फिर यकीनी तौर पे उसका एक इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आएगा और हुकूमत यकीनी तौर पे ये नहीं चाहेगी कि उसका कोई पॉलिटिकल बैकलैश आए या हुकूमत अपनी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज करे। तो हुकूमत की कोशिश होगी कि इसको बतदरीज ग्रेजुअल इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा आबिद सुरैश साहब, तीन अहम बातें हैं जो डायरेक्टली आम आदमी से रिलेटेड है। एक तो शायद नहीं हम कह सकते, बट दो बातें तो ऐसी यकीनन है जो डायरेक्टली आम आदमी से रिलेटेड है। एक पेट्रोल की प्राइसेस, उसके हवाले से ओगरा को इंडिपेंडेंट करने का कहा गया है, और दूसरी जो डॉलर के रेट्स हैं उसके हवाले से बात हुई है, और तीसरा जो टैक्स स्लैब है सैलरीड पर्सन पर, उसके हवाले से बात हो रही है कि उसको भी जून 2018 के लेवल पे ले जाया जा रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर हम ये पाकिस्तान में डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया जाए और पेट्रोल की प्राइसेस ओगरा पर छोड़ दी जाए तो ये मामला फिर हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा इसका? मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर को आजाद छोड़ा जाएगा, और यकीनन इसको असद उमर साहब भी इसको रेजिस्ट कर रहे थे। इसको मौजूदा जो क़यादत है इक़्तिसादी टीम वो भी इसको रेजिस्ट कर रही होगी। इसका कोई बफर तो बनाया जा सकता है या इसका कोई अरेंजमेंट ऐसा किया जा सकता है कि स्टेट बैंक जो है वो कुछ कैपिंग कर दे, या कुछ जो नेट फॉरेन रिजर्व्स है उसकी कोई लिमिट कर दे कि स्टेट बैंक के पास इतने जो है वो हर हालत में उसको मेंटेन करने होंगे क्वार्टर के एंड पे। लेकिन इसको फ्री फ्लोट जो है वो यकीनी तौर पे कोई हुकूमत भी इसको नहीं छोड़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान ना तो पिछले प्रोग्राम में इसको छोड़ा गया है, ना इस वक्त इसको छोड़ा जा रहा होगा। जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो यकीनी तौर पे वहाँ पे कलाम बैल है, क्योंकि एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको बहरहाल हुकूमत को किसी न किसी तरीके से खत्म करना है, कर्टेल भी करना है। और ये सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं है, एनर्जी प्राइसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस, वहाँ पे भी यही मामला आएगा कि जो इतना बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट है उसको किस तरीके से रोका जा सके। उसमें शायद जो टारगेटेड सब्सिडीज है उसका कुछ एलिमेंट रखा जा रहा होगा बिजली और गैस में। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है मेरे ख्याल में वो मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से ही वो चलेंगी। अगर आलमी मंडी में उनकी कीमत ज्यादा होती है तो पाकिस्तानी सार्फिन को भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आलमी मंडी में उनकी कीमत में कमी आती है तो यकीनन पाकिस्तानी सार्फिन को उसका थोड़ा सा फायदा पहुंचेगा। और सैलरीड पर्सन के टैक्स स्लैब के हवाले से क्या कहेंगे साहब? मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये मुफ्ता इस्माइल साहब से पहले वाले बजट की जो स्लैब थी उस पर चला जाएगा, क्योंकि जो पीएमएलएम के छठे बजट में जो रिलैक्सेशन दी गई थी स्पेशली सैलरीड पर्सन की स्लैब्स पे और टैक्स रेट्स पे, उसकी कोई रैशनल नहीं बन रही थी। और यकीनी तौर पे अगर IMF जो है जब वो रेवेन्यू बढ़ाने का कहेगी तो उसमें यही दो तीन चीजें आएंगी जिसके लिए रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो अगर शबर जदी साहब के आने के बाद कोई वो इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, जैसा कि वो आते ही बार बार कह रहे हैं कि उनका जो है ऑब्जेक्टिव वो नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेट पे लाना है, वो टैक्स पेयर को कम से कम छेड़ेंगे। तो सैलरीड पर्सन टैक्स पेयर है। अगर तो शबर साहब अपना कोई इनोवेटिव सिस्टम कोई करने में कामयाब हो जाते हैं, बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, उनको लूप होल्स का पता है यहाँ जहाँ से लोग टैक्स बचाते थे, और वो शायद उन पे हाथ डालने की कोशिश करें। तो अगर तो वो कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म ले आए तो फिर तो शायद स्लैब रिवर्स ना हो। अगर वो ना ला सके तो फिर काफी चांसेस है कि जो प्री मई 2018 पोजीशन थी उसी पे हम चले जाएंगे, और जो एक साल के लिए रिलीफ मिला था ये खत्म हो जाएगा। अच्छा आबिद सुरैश साहब, अब ये मामला है टैक्स एमनेस्टी स्कीम का। एक तरफ हम बात करते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, तो जो आदमी टैक्स दे रहा है, जो इंडिविजुअल टैक्स दे रहा है, उसके सामने अगर क्योंकि आज से तकरीबन एक साल हो गया टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला रही है, तो इसका जो असर है वो आम टैक्स पेयर पे तो होता है। आम टैक्स पेयर फिर ये सोचने में मजबूर होता है कि मैं टैक्स क्यों दे रहा हूं। तो आप समझते हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम कोई बेहतर चीज है? गो के पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस वक्त शायद इसकी जरूरत तो है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एमनेस्टी स्कीम दी जानी चाहिए इस तवातर के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि शबर जदी साहब जो है वो एमनेस्टी स्कीम के लिए बहुत ज्यादा उसके हामी है या उसको फौरी तौर पे लेके आएंगे, और शायद IMF भी अभी फौरी तौर पे ऐसा ना होने दे। तो आप देखेंगे कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी इस वक्त फेड हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि फौरन को टैक्स एमनेस्टी स्कीम आए।
ओके अच्छा सर, बस आखिर में क्योंकि आपसे 2-3 रोज से बात नहीं हो पाई थी, नई फाइनेंशियल टीम जो आई है, जो गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, वजीर ख़जाना आए हैं और अब FBR के चेयरमैन आए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की है, ये टीम उस मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लाने की कॉम्पिटेंस रखती है इतनी कि उसमें बेहतरी ला सकती है? देखिए दोनों जो लोग हैं, बल्कि तीनों लोग अपने अपने शोबे में माने हुए हैं। अगर हम पहले की तनकीद देखें तो असद उमर और तारिक बाजवा साहब और जहाज़ेब खान साहब, इन पे ये तनकीद होती थी कि ये प्रैक्टिशनर्स नहीं है, ये डूअर्स नहीं है और इनको IFIs के साथ बातचीत का इतना तजर्बा नहीं है। अब अगर आपके पास वो टीम आई है जो कि तजर्बाकार है, तो अब उस पर तनकीद ये हो रही है कि ये उन्हीं के आदमी है। तो इसको मेरा ख्याल है हाथ कंगन को आरसी, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते की बात रह गई है। जब IMF के साथ एक मिशन स्टेटमेंट का एक एलामिया जारी होगा तो पता चल जाएगा आवाम को कि बाकी रजा साहब जो है वो कितने कॉम्पिटेंट हैं और उनकी पाकिस्तान के लिए जो लॉयल्टीज हैं वो यकीनी तौर पे प्रूव हो जाएंगी। अगर अगला बजट आता है और हफीज शेख साहब को बेहतर बजट प्रपोज कर सकते हैं या शब्बर जैदी साहब को टैक्सेशन के इनोवेटिव मेजर्स प्रपोज कर सकते हैं, तो यकीनन वहाँ पे भी क्या साराइयाँ खत्म हो जाएंगी आर या पार। तो अगर वो हुकूमत को या आवाम को सेटिस्फाई ना कर पाए तो फिर जो तनकीद की जा रही है उन पे वो दुरुस्त साबित होगी। अगर उन्होंने उसके बरक्स किया तो यकीनी तौर पर नाक़दीन जो है वो खामोश हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। तो इसको हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस टीम को। ये अगले 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि इस टीम की कॉम्पिटेंसीज जो थी वो प्रैक्टिकली सामने आ जाएंगी कि वो वाकई ये दुरुस्त फैसला था या दुरुस्त फैसला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन IMF के साथ होने वाले हवाले से हमें बता रहे थे। जो नई फाइनेंशियल टीम आई है उसके हवाले से भी उनका कहना ये है कि उनको टाइम देना चाहिए और अगले 3 से 4 हफ्तों में उनके मुताबिक ये बात पता चल जाएगी कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं और क्या उनको लाने के बाद जिस प्लान के तहत मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उनको लाया गया है तो क्या वो उस जो उम्मीदें उनसे बांधी गई हैं उस पर पूरे उतरेंगे या नहीं उतरते। ये 3 से 4 हफ्तों में, आने वाले 3-4 हफ्तों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और वाज़े हो जाएगी, जिसके बाद ही हम ये तय कर सकेंगे कि ये फ़ैसला नई फाइनेंशियल टीम लाने का दुरुस्त था या नहीं था। इस वक्त इन जो नए लोग आए हैं इन पर तनकीद करना गालिबन इसलिए भी मेरिट पे नहीं बनता है क्योंकि अभी उन्होंने चार्ज लिया है और अब वो इस पर बातचीत कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब सूरत हाल वाज़े होगी, IMF के साथ बेल आउट पैकेज पर चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, नया बजट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम ये तय कर सकेंगे कि कितनी कॉम्पिटेंट ये टीम है और कितनी कॉम्पिटेंट इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो है जो इस मुआशी मसाइल से निमट सकती है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। पीर के रोज़ नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।